dear students and welcome you all once again on your favorite channel Charity News। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड व्हाट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर in which both male and female reproductive parts are present in one single plant। मतलब एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजी होता है। इसका मतलब इसमें हमें ऑफस्प्रिंग के रिप्रोडक्शन के लिए हमें किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द सेकेंड वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं इन विच or either a male reproductive part is present or a female reproductive part is present। So these are called the unisexual part, जिसमें या तो कोई प्लांट होगा तो वो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा। इसमें हमें नए ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए दोनों प्लांट्स की ज़रूरत होती है। इसके एग्जाम्पल्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा पपाया एंड वाटरमेलन एंड देयर आर मैनी मोर प्लांट्स दैट आर यूनिसेक्सुअल। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि पपाया अगर होता है कभी कभी हमारे घर के आसपास लगा रहता है तो वो प्लांट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम उसमें देखते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दैट लुक्स अ वेरी हेल्दी प्लांट। बट हमें तब भी बहुत साल हो जाते हैं लगे लगे और हम इंतजार करते रहते हैं कि इसमें फ्रूट नहीं आ रहा, फ्रूट नहीं आ रहा। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द प्लांट। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्लांट हो सकता है कि सिर्फ मेल प्लांट हो और उसके आसपास कोई फीमेल प्लांट ना हो, जिसकी वजह से उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है और उसमें होगा भी नहीं, क्योंकि मेल प्लांट कभी भी फ्रूट प्रोडक्शन और फ्लावर प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो तो फीमेल प्लांट्स करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो आपको जानना होगा कि हो सकता है इस मेल प्लांट के आसपास कोई फीमेल प्लांट हो जिसमें पपाया ग्रो कर रहा हो। सो दैट इज़ द थिंग। बट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर दिस इज नॉट एन इशू बिकॉज इन द सेम फ्लावर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। तो अब हम ये बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये चाइना रोज है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि रोज एंड मेनी मोर। सो ये हिबिस्कस है, चाइना रोज। इसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में गुड़हल भी बोलते हैं। ये हम सबके घरों के आसपास पाया जाता है। तो अब मैं इसके आपको सारे पार्ट्स डिफाइन करूंगी और इसके सारे पार्ट्स बहुत ही यूनिक हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, नहीं। इसके ये जो पेटल्स हैं जो बहुत ब्राइट कलर्स की हैं और ये जो सेपल्स हैं इनका भी अपना रोल है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल दीज पार्ट्स एंड रोल ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स टू यू इन डिटेल। So now I am going to discuss the parts of a bisexual flower that is in detail to you, and that also I am going to discuss it in this very beautiful and bright China rose, also known as hibiscus. Alright? So let us start. So first of all you will see that it has a green part. These, other than its stem, it has a green part. These are also looking like petals, right? Can you see it? These are looking like petals, but are green in color. These cover the petals. These are called sepals. These are not petals. These are the sepals. These are called sepals. Then we have another part. That is this our favorite bright parts that gives the beauty to the flower. These are the petals, right? These are the petals. Now I will also explain you why these are called, what is the importance of petals. Then we have our male and female reproductive parts. You can see this red tube generating from the inner side of the flower. This is the female reproductive part and it has gone through, it is a very long tube going farther and farther, growing longer, and at the tip you can see these red sticky parts. These red sticky parts. From these red sticky parts to this long elongated tube, this is the female reproductive part called carpel or pistil. Both are the names of the female reproductive part, either carpel or pistil. We call it carpel or pistil. Now it comprises of three parts: stigma, style and ovary. Now see this red sticky part. If you will touch it, it seems sticky,
right? If you will touch it, it seems sticky. This red sticky part I'm talking about. Ignore the yellow part for now. These red sticky parts are called a stigma. Then this long tube is called a style. Okay, this long tube is called style, and inside it, if I will detach the petals one by one, right? Just look at it very clearly. I am going to show you the ovary now, right? For you. Now, this white part inside the petals that you can see, from which this style is attached. This is the ovary, and inside ovary, ovule is present. And inside the ovule, the female germ cells are present. Right? Can you see it? Right? This is the ovary, and then inside, see, this was the ovule. Inside the ovule, it is very wetty structure, right? These are the ovule, and inside the ovule, see, there are so many. This is the ovary. Inside the ovary, ovule was present. See, so many white color structure, right? So this is the whole female reproductive part. Now, let's see. Through this ovary, this style is attached, right? And this style has grown longer and longer, and its end has given rise to these sticky structures called stigma. So, stigma, style, and ovary that I have shown you. This is all about the female reproductive part. Now, let's go to the male reproductive part. Male reproductive part is called stamen, right? This is called a stamen. Now, these are small structures attached to which are small yellow structures, right? So many thread-like structures attached to my finger. I am carrying a stamen. It has two components, the anther, this yellow part is called anther, and this thread-like structure called filament, right? Now the anther is the main male reproductive part. Right now my finger are carrying so many anthers, right? These anthers, these are the yellow parts. These anthers produce pollen grains. And pollen grains carry the male germ cell or the male reproductive cell. These anthers are actually bilobed, that I am not able to show you very clearly. These anthers now I hope you can see it. These anthers are bilobed, right? The structure of anther is bilobed, and these anthers carry pollen grains, and pollen grains carry the male germ cell. So you might have seen many times that whenever you touch any flower, your hand might get covered with a lot of yellow powdery structure. That are actually the pollen grains. When these pollen grains, so this is all about the male reproductive part, right? This is all about the male reproductive part. Male reproductive part is called a stamen. Stamen has two parts, the anther and filament. So when these anther dehisce मतलब जब ये फट जाते हैं, एक तरह से जब ये टूट जाते हैं, तो इनमें से येलो पाउडर निकलता है, and these are actually the pollen grains. और pollen grains पे male germ cell होता है. Now when these pollen grains reach the stigma, the sticky structure, so these stigma have the capability hold these pollen grains. अब जब ये pollen grains इस stigma पे stick हो जाते हैं, suppose यहाँ पे इस anther में से ये pollen grain निकले और इस स्टिग्मा पे स्टिक हो गए जाकर, ठीक है? अब ये स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू होता है. पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू होता है और ये पॉलन्स को कैरी करते हैं, राइट? अब देखिए मैं आपको इस पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टिग्मा पे होता है और ये थ्रू द स्टाइल ग्रो करता जाता है पॉलन ट्यूब, ठीक है? अब मैं आपको ये स्टाइल को डेहिस करके दिखा रही हूँ. देखिए इसके अंदर
राइट। अब ये देखिए, ये स्टाइल का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये जो आपको स्टाइल का अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके थ्रू पॉलन ट्यूब ग्रो करती जाती है और थ्रू दिस इट रीचेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ओवरी, राइट। ओवरी में ये ओव्यूल तक पहुंचती है। ये पॉलन ट्यूब जो मेल जर्म सेल कैरी कर रहा होता है वो फीमेल जर्म सेल्स के साथ उसका फ्यूजन हो जाता है एंड देन हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसके बाद क्या होगा? मेल जर्म सेल इस ओवरी तक पहुंच गया, फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स का। अब नया प्लांट जनरेट होगा। वो प्रोसेस होती है मियोसिस, माइटोसिस, देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस टेक्स प्लेस, अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन अकर्स, right? So many changes occurs, then it leads to the formation of a new plant, right? And a new hibiscus plant is generated. Now one important thing that I want to tell you is, ऐसा नहीं है कि अब ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो स्टिग्मा पर अटैच होने वाले पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के होंगे, या फिर इसके जो एंथर है इससे जो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो इसी फ्लावर पे अटैच होंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इस स्टिग्मा पे किसी और हिबिस्कस प्लांट के फ्लावर्स भी आ सकते हैं, लीडिंग टू क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। और ये एंथर किसी और हिबिस्कस प्लांट के स्टिग्मा पे भी जा सकता है, लीडिंग टू क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, इट इज रियली प्रिटी श्योर कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, राइट। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। देयर आर चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। So don't get confused. So I hope you have understood about the female reproductive parts and male reproductive parts of a bisexual flower. Now these are the same parts in a unisexual flower also. If it is a male reproductive part, then only anther and filament are present in that plant. If, for example, if you see a papaya plant which is male, so in its flower you can only see the anther and filament. If you see a papaya plant which is a female, then in its flower, the first characteristic is it will surely be giving rise to the fruits, the papaya you will be getting. And the next important thing is in its flower you can only see the stigma, style and ovary, that is only the pistil or carpel is present. And in male flower which are unisexual plants, only anther and filament are present in their plants, right? So hope you all have understood about the parts of flower. So now I will tell you कि इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो कि पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जिनके लिए पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉर रिप्रोडक्शन। एंड पॉलिनेशन, यू नो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा in order to perform the fusion of male germ cell with the female germ cell to produce the embryo and the further offspring. तो इनका कलर, इन फ्लावर्स का कलर इतना ब्राइट क्यों होता है? क्यों? इन फ्लावर्स की एक अलग फ्रैग्रेंस होती है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो फ्रैग्रेंस सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स को, अलग अलग पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और इनका ये जो ब्राइट कलर होता है ये भी हमें अट्रैक्ट करता है, सेम तरीके से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों इनका ब्राइट कलर होता है अट्रैक्शन के लिए? क्यों इनमें एक अलग फ्रैग्रेंस होती है अट्रैक्शन के लिए? जस्ट ये सिर्फ शो के लिए नहीं होता है कि हम इन्हें एज ऑर्नामेंट यूज कर सके, एज इन डिफरेंट डेकोरेटिव टर्म्स हम इसे यूज कर सकते हैं। इनका एक अलग नेचर ने इन्हें एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दिया है जिसके थ्रू ये अपना पॉलिनेशन प्रोसेस आगे परफॉर्म कर सके, जिसके थ्रू इनका पॉलिनेशन प्रोसेस आसान हो जाए। क्योंकि देखिए, दीज आर नॉट द locomotive. Plants cannot move from one place to another according to their own will like us animals, right? So इन्हें कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू इनका जो पॉलन ग्रेन्स है इन्हें ट्रांसफर करना इजी हो जाए, इनका ट्रांसफर हो सके फीमेल स्टिग्मा पर, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर, राइट? देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या होता है, जो पॉलिनेटर्स होता है, पॉलिनेटर्स क्या होता है? पॉलिनेटर्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटर्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स मतलब कि वो एजेंट्स जो इन फ्लावर्स से
पॉलन ग्रेन्स को पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कराते हैं. पॉलिनेटर्स आर दोज पॉलिनेटिंग एजेंट्स दैट परफॉर्म द पॉलिनेशन, मतलब दैट परफॉर्म द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. अब क्या होगा, इनका इस फ्लावर का मान लीजिए ब्राइट कलर है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा. इंसेक्ट्स इनके ऊपर आके बैठेंगे. फॉर द नेक्टर के बारे में आप जानते होंगे, राइट? तो इंसेक्ट्स इनसे नेक्टर सक करने के लिए आएंगे, इनके पेटल से, इनके फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होके, इनके कलर से अट्रैक्ट होके, और उस टाइम इनकी बॉडी में ये जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं अपने एंथर से डेहिस हो चुके होंगे और उन इंसेक्ट्स की बॉडी पर स्टिक हो जाएंगे. अब वो इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, मान लीजिए वो फीमेल फ्लावर हुआ, या फिर अगर बाइसेक्सुअल है देन इट डजंट मैटर, राइट? तो अब अगर वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो पॉलन ग्रेन्स वहां पर रिलीज कर देंगे और वो स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएंगे एंड पॉलिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा. तो बेसिकली मैं आपको पॉलिनेशन इसलिए समझा रही हूँ, ये ब्राइट कलर्स, ये फ्रैग्रेंस, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का ये वे. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कैन यू वंडर हाउ अमेजिंग आवर नेचर इज. नेचर ने खुद ही सब कुछ अपना इतना अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया हुआ है कि अब उसने प्लांट्स को बनाया तो उनको लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नहीं दिए, बट उनको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिया कि पॉलिनेटर्स खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन परफॉर्म करने में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की हेल्प करते हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म पॉलिनेशन, इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन. और ना भी देते तब भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का काम तो चल ही रहा था. बट क्या आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? मतलब क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. आप जेनेटिक और इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेरिएशन, इन ऑर्डर टू शो वेरिएशन, राइट? हम हर चीज इनहेरिट नहीं कर सकते. अगर एज इट इज कैरेक्टर्स पास ऑन होते रहेंगे जनरेशन बाय जनरेशन, देन इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो आप देखिए कि नेचर इज एक्चुअली वेरी मेरिस्मराइजिंग एंड एक्चुअली वेरी अमेजिंग, राइट? तो मैंने आपको पेटल्स का रोल बता दिया कि ब्राइट कलर क्यों होता है इनका. नाउ आई एम गोइंग, और हाँ, पेटल्स का रोल ये भी है कि ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट? ये इनको कवर करके रखते हैं ताकि, बिकॉज दीज आर एक्चुअली वेरी सेंसिटिव पार्ट्स, राइट? तो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से पेटल एक्ट एज गार्ड, राइट? अब इन सेपल्स का क्या रोल है? तो एक्चुअली जब फ्लावर बर्डिंग स्टेट में होता है तो सेपल्स ही उसे कवर करके रखते हैं. आपने कभी कोई फ्लावर का बर्ड देखा है जिसको हम कली बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? सो पेटल्स, सो एक्चुअली द सेपल्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेट, राइट? So all the parts of a flower, including sepals, petals, stamen and carpel or pistil, all of these have their own significant role, right? So hope you all have understood about the parts of flower. Thanks for watching the video and take care. Bye bye.